यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो बेसिकली वीडियो है ये थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है। राजस्थान का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था स्टेट काउंसलिंग का, ये उससे रिलेटेड है। बट अभी भी ये रेलिवेंट है क्योंकि सारी काउंसलिंग तो ओवर हुई नहीं है, अभी तो जस्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो नो डाउट ये जो वीडियो है ना वो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आप ये बोल सकते हैं कि इस एक वीडियो के अंदर में ना आपको पूरा डिटेल्ड आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हर एक चीज़ का, कि लाइक जो काउंसलिंग है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, राउंड 1 से 2 में फ्री एग्जिट कर सकते हैं कि नहीं, फिर अपग्रेडेशन का कैसे रहेगा, कब आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, कब आपकी नहीं होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, किस किस टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बनाने हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हो, चाहे रिपोर्टिंग करते टाइम में हो। तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइक अगर अपन इनका देखें तो सीट मैट्रिक्स अपन थोड़ा सा इनका स्टडी करते हैं कि सीट मैट्रिक्स है वो किस टाइप से इन्होंने डाले और कौन सी सीट का बेसिकली क्या मतलब होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं इधर जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है, ये उसका टाइप है, और फिर गवर्नमेंट सीट उसमें कितनी है। जनरल सीट मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं उसके अंदर में जो नॉर्मल जो सीट्स होती हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा हाई फीस होती है वो जनरल सीट के अंडर में आती है। और मैनेजमेंट सीट वो होती हैं कि जो गवर्नमेंट सीट की तरह ही ट्रीट होती है, बेसिकली वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होती है, बट जो उसका फीस रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई लाइक रहता है। बाकी तो आप मैनेजमेंट सीट से जाएं चाहे गवर्नमेंट सीट से जाएं, दोनों का जो लाइक बच्चे हैं वो एक साथ में बैठ के ही मेडिकल कॉलेज के अंदर में अपनी पढ़ाई करते हैं। बट इसका फीस 9 से 10 लाख रुपए आपको ओवरऑल साल का हॉस्टल प्लस जो इसका ट्यूशन फी होता है वो पड़ता है। तो ये इसमें हर कॉलेज का लाइक इन्होंने मैनेजमेंट सीट भी दे रखा है। एनआरआई सीट का मतलब जो आउट ऑफ इंडिया जो लोग रहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो उन लोगों को ये जो बेसिकली सीट है वो अलॉट होती हैं। इतनी इतनी सीट्स हैं वो इनके अंदर में है। तो ये टोटल इन्होंने अपना जो सीट मैट्रिक्स है वो दे रखा है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जैसे आप लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखेंगे कि गवर्नमेंट सीट नहीं है, जनरल सीट है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। फिर ये कुछ बीडीएस की सीट्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में उन्होंने डाल रखी हैं। अब अपन थोड़ा जो अगले पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में इन्होंने बता रखे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो 4 राउंड होंगे स्टेट के अंदर में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड। एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। 2500 ओबीसी जनरल एमबीसी के लिए, SC ST के लिए 1500 है। फिर उसके बाद में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, तो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट 1 एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना है जो लास्ट वीडियो डाला था, पार्ट 2 है वो भी फिल करना है। फिल करने के बाद में जो है वो आपको वेरिफिकेशन कराना अपने डॉक्यूमेंट्स का। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे जो है वो 3 सेंटर्स का चॉइस मांगेगा कि आप कौन से 3 ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके जो है वो अपना फॉर्म सबमिट कराना चाहते हैं। तो उनमें से किसी भी एक सेंटर पे आप जाके जो है वो अपना जो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो वैलिड है कि नहीं है, अगर उनमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको बता देते हैं कि हाँ इस डॉक्यूमेंट को आपको दोबारा से लाइक बनवा के लेके आना। ये आइडिया मुझे भी थोड़ा ठीक लगा। ये इसलिए ठीक लगा कि पहले ही आपको पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है तो आप उसको पहले ही दूर कर लें, वरना बाद में आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो स्केड्यूल वगैरह, डेट्स वगैरह, उस पर ऑलरेडी अपन ने वीडियो है वो बना रखा है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए कुछ कुछ इन्होंने जो रूल्स हैं वो लाइक बता रखे हैं। 12th क्लास के अंदर में PCB के अंदर में 50% होने चाहिए, और इंडिविजुअली भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स के अंदर में आपके 50% मार्क्स हैं वो होने चाहिए। 50% मार्क्स मतलब 50 नंबर हैं वो होने चाहिए 100 में से। फिर SC और ST के लिए जो मार्क्स का इन्होंने 50% की जगह इन्होंने 40% है वो कर रखा है। नेक्स्ट अगर अपन एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इन्होंने 17 साल से जो भी ऊपर है, 17 साल अगर 31 दिसंबर 2024 तक कोई हो जाए तो वो इसके अंदर में जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकता है। फिर इन्होंने कुछ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रखे हैं कि जनरली अगर अपन सोचें कि राजस्थान की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कौन करता होगा, तो जनरली अपने दिमाग में आता है कि वो पर्सन जो राजस्थान का मूल निवासी हो और यहीं पे अपनी पढ़ाई कर रहा हो वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा। तो डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं, बट इसके अलावा भी इन्होंने 10 पॉइंट्स और दे रखे हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाए करते हैं, अगर किसी भी कैटेगरी में आप रहते हैं
तो जो है वो आप राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला अगर अपन देखें, सारे तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पे, बट एक दो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अगर अपन देखें कि आपके मदर या फादर में से कोई भी पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहा है, और उसके बाद अलावा आपके 5 साल से जो है वो यहाँ पे पढ़ाई है वो यहाँ पे हो रही है, और आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप इसके लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा उन्होंने दे रखा है कि आप राजस्थान के रहने वाले बट आप कहीं बाहर स्टडी कर रहे हैं, तब भी जो है वो आप एलिजिबल हैं इस प्रोसेस के लिए। ऐसे और भी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रूल्स दे रखे हैं कि आपके मम्मी पापा लाइक कोई आर्मी में है, उन्होंने राजस्थान में कभी जॉब किया, आप जज के बेटे हैं या बेटी हैं, तो वो कंडीशंस भी इसके ऊपर में अप्लाई है वो होंगी। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो भी लाइक आपका क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से इन्होंने लास्ट में सर्टिफिकेट्स भी दे रखे हैं कि कौन सी क्राइटेरिया के लिए क्या सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा जो आपको अपलोड करना रहेगा। तो जिनका पहला है वो और दूसरा है, इनमें से कोई सा है तो वो मूल निवास ही उनको, जिसको अपन डोमिसाइल बोलते हैं, वही अपलोड करना है। फिर अगला जो इन्होंने दे रखा कि एनआरआई कैंडिडेट्स हैं जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो उनको बेसिकली जो है वो क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो इन्होंने लिख रखा है एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी एन एनआरआई, कि एटलीस्ट दो में से कोई भी एक पेरेंट है वो एनआरआई होना चाहिए, एंड जो है वो उनका लाइक रेजिडेंस है जहाँ के वो रहने वाले हैं वो इंडिया से बाहर होना चाहिए, मतलब विदेश में ही वो कहीं पे रहते हो। दूसरा कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेने आएगा एनआरआई कोटा के थ्रू, उसकी जो डिग्री है उसको जो स्पॉन्सर करे वो एटलीस्ट लाइक उसका जो फर्स्ट रिलेटिव होना चाहिए। फर्स्ट रिलेटिव मतलब लाइक उसका रियल भाई या रियल बहन है वो होने चाहिए, और वो भी है वो फॉरेन में ही रहने चाहिए। ये दो कंडीशंस इन्होंने दे रखी हैं। फिर उसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बता रखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि मेरा वीडियो देखने वाला कोई एनआरआई होगा, क्योंकि उनको जो एक्सप्लेनेशन है वो तो या तो इंग्लिश में चाहिए होगा या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में चाहिए होगा उनको। फिर इन्होंने रिजर्वेशन का बता रखा है कि रिजर्वेशन है वो बेसिकली कौन सी स्टेट कौन सी कॉलेज के अंदर में कितना परसेंट है। जैसे इन्होंने बता रखा 15% ऑफ द सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सोसाइटी मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होंगी। ऐसे इन्होंने और भी अपनी जो है वो रिजर्वेशन की कंडीशंस वगैरह बता रखी है, ये आप खुद है वो डिटेल के अंदर में पढ़ सकते हैं। फिर इन्होंने जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि 1% जो सीट्स है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह के अंदर में या फिर जो सोसाइटी वाली मेडिकल कॉलेज है उनमें या ईएसआईसी हैं, इन कॉलेजेस के अंदर में स्टेट कोटा के थ्रू 1% सीट जो है ना वो बेसिकली डिफेंस पर्सनल या फिर जो पैरामिलिट्री पर्सनल है उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं वो उन्होंने बना रखी हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इन कैटेगरीज के अंदर में। ये तो बेसिकली डिफेंस पर्सनल के लिए बना रखी थी, और ये जिनके पेरेंट्स लाइक पैरामिलिट्री में जॉब करते हैं उनके लिए बना रखी है। तो उनमें से किसी में लाई करता है तो उनके लिए उन्होंने रिजर्व्ड करके रखी है, और इसमें जिसकी कैटेगरी का नंबर जितना कम होगा लाइक जिसका प्रायोरिटी 1 होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 वालों को दी जाएगी। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो सपोज ये 9 कोटा है, 9 प्रायोरिटीज है, इनके अंडर में अगर मान लो 3 सीट है तो वो 3 सीट सबसे पहले कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूट की। मान लेते हैं ये जो कैटेगरी ए है इसमें 2 बच्चे हैं जिनके एक के नंबर 400 है दूसरे के 500 है, और कैटेगरी 2 के अंदर में जो है वो 5 बच्चे हैं जिनके सभी के 600 से अबव मार्क्स हैं। फिर भी जो बच्चा जो सबसे पहले लाइक कैटेगरी ए में बैठा है वो 400 नंबर वाला ही क्यों ना हो, उसको पहले सीट मिलेगी। जब ये दोनों बच्चों को सीट मिल जाएगी फिर उसके बाद में जो सीट मिलेगी वो उन बच्चों के सबसे ज़्यादा जिनके कैटेगरी 2 में मार्क्स होंगे उनको मिलेगी। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि पहले 3 कैटेगरीज के अंदर में ही जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ही वो सीट्स हैं वो फिलअप हो जाती हैं, चौथे कैटेगरी से ऑनवर्ड्स हैं वो सीट बच ही नहीं पाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है उन लोगों का जिनका जो प्रायोरिटी है वो थोड़ा मतलब कम है, जिनका प्रायोरिटी 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप से करके रहता है। तो ये इन्होंने बताया इसमें यहाँ पे, बाकी जो है वो आप डिटेल में देख लीजिएगा इसको पढ़ के। फिर इन्होंने सीट मैट्रिक्स की बात करी है कि जब सीट मैट्रिक्स है वो कौन सी कैटेगरी के लिए कितना है वो चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको पता चल जाएगा। फिर डिटेल्स भी है वो वेबसाइट पे लोग अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन का प्रोसीजर कैसे रहता है इस पे मैंने डिटेल्ड एक वीडियो वो पहले बना रखा है, तो आप उसको जाके है वो देख सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली है आपको चाहिए होते हैं टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जब आप रिपोर्टिंग कराते हैं। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको
दिखा रहे हैं ये आपको ओरिजिनल चाहिए और इनके साथ में 2-2 फोटोकॉपीज़ भी आपको अपने साथ में इनकी जो रखनी है, ताकि रिपोर्टिंग के टाइम में है वो आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये नीचे जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बता रखे हैं कि ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, इन सब का ना फॉर्मेट दे रखा है नीचे। जब ये अपन इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट में जाएंगे तब भी अपन कवर करेंगे, बट इनके जो वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लास्ट में दे रखे हैं, तो वो भी आप ये कोशिश करिएगा कि बनवा लीजिएगा, ताकि जो है वो आपको बाद में इश्यू नहीं आए। फिर इन्होंने कंडीशन बता रखी है कि आप इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं तो आप है वो बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अपनी MBBS कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे राजस्थान से, तो जो है वो आपको 2 साल तक राजस्थान गवर्नमेंट को सर्व करना रहेगा, जहाँ पे ये बताएंगे वहाँ पे आपको जॉब करना रहेगा, जो भी सैलरी ये डिसाइड करेंगे उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का जो है सर्विस बॉन्ड पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी लगेगी। और जो बच्चा पढ़ाई करते दौरान ही अपनी अगर इंस्टीट्यूट छोड़ता है, कॉलेज छोड़ता है, तो जैसे सपोज करते हैं कि अगर MBBS में 4.5 साल का पढ़ाई होता है और वो पहले 1 साल का पे करके उसने ड्रॉप कर दिया, तो बाकी के बचे हुए 3.5 साल का भी जो फ़ी है वो उसको सबमिट करनी पड़ेगी, और वो सबमिट करने के बाद ही वो कॉलेज को छोड़ सकता है। और ये जो अमाउंट है बेसिकली ये आपकी जो कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका जो सीट है वो गवर्नमेंट सीट है या मैनेजमेंट सीट के थ्रू आपने एंट्री करी है, BDS, ये सब पे अलग अलग वेरी करता है। ये यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। फिर इन्होंने बता रखा है कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय आपको जो है वो एफिडेविट पे बॉन्ड है उसको साइन करके देना पड़ता है कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए परफॉर्मा 6 है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा, वो यूज है वो करना है। फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो है कि सिक्योरिटी अमाउंट, कि हमको पता चले कि पैसा कितना देना है, कौन कौन सी कंडीशन में हमारा जो पैसा है वो फॉरफिट नहीं होगा, हमारी सिक्योरिटी है वो जब्त नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक अमाउंट तो जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो होता है, दूसरा सिक्योरिटी अमाउंट होता है। सिक्योरिटी अमाउंट ऐसा होता है कि अगर आपने सारे नियमों का पालन किया तो आपको जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा काउंसलिंग ख़त्म होने के दौरान। बट अगर आप इनके कोई भी रूल का वोलेटाइल करते हो, अगर आप कोई भी इनके रूल को फॉलो नहीं करते हो, एंड सिंपली इफ आई से कि इफ़ यू डोंट फॉलो एनी ऑफ द गिवन रूल ऑफ द पर्टिकुलर काउंसलिंग, तो क्या होगा कि योर मनी विल बी फॉरफिटेड, कि आपका पैसा है वो जब्त हो जाएगा एंड ये जो भी अमाउंट मांग रहे हैं सिक्योरिटी के फॉर्म में आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनके रूल्स जो भी मैं बताऊंगा उनको भी ध्यान से देखना है, और ये कितना कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं भी मैं बता देता हूँ। तो ये 50,000 रुपये है अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर में सीट है वो लेना, गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं उसके लिए। 2 लाख रुपये है अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप मैनेजमेंट सीट के थ्रू जाना चाहते हैं। 5 लाख रुपये है ये NRI सीट अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं। अगेन ये 5 लाख रुपये है उन लोगों के लिए जो MBBS कोर्स है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं, और 10,000 रुपये है ये उनके लिए जो डेंटल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो उसके अंदर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये इस टाइप से करके इन्होंने है वो बता रखा है। एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि मान लो किसी को गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट दोनों की काउंसलिंग करवानी है, तो उसका डाउट रहता है कि सर मेरे को 2 लाख प्लस 50,000 अलग अलग देना पड़ेगा क्या? नहीं, तो उसमें ये होता है कि जो हायर अमाउंट आप पे कर रहे हैं ना, जैसे एक काउंसलिंग के एक गवर्नमेंट सीट के काउंसलिंग के लिए जो है वो आप 50,000 और एक के लिए 2 लाख, तो उसमें तो हायर अमाउंट 2 लाख है, तो ये 2 लाख रुपए ही आपसे लेंगे, 2,50,000 नहीं लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि सिक्योरिटी अमाउंट इतना ले तो रहे हैं, बट ये हमारा रिटर्न कौन सी कंडीशन में नहीं होगा वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो डिटेल में वो मैं आपको है वो बताता हूँ कि इनके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ सिंपली रूल्स हैं वो दे रखे हैं, अपन उन्हीं को ही पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहले बता रखा है कि राउंड 2 या उसके सबसीक्वेंट राउंड में अगर कोई भी कैंडिडेट को सीट जो है वो अलॉट होती है और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो जो है उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। बट इसमें राउंड 2 और सबसीक्वेंट राउंड में उसको जो है वो सीट अलॉट होनी चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। एंड उसके बाद में जो है वो उन्होंने ये भी लिख रखा है द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ द एडमिशन गेट कैंसिल्ड ड्यू टू एनी रीजन। अगर आपने मान लो सपोज कि
राउंड 2 में आपने सीट अलॉट हो गई और आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो गलत निकली और आपने रिपोर्टिंग करी, उस समय आपकी सीट कैंसिल हो गई, तब भी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। तब आप नहीं बोल सकते कि देखो मैं तो गया था रिपोर्टिंग करवाने और मेरे को तो सीट मिलनी चाहिए थी, बट आप लोगों ने सीट नहीं दी, अब मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी ना। बिल्कुल आपकी गलती है, क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डिटेल दी थी वो इनकरेक्ट नहीं पाई जानी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि क्या क्या कंडीशन में जो सिक्योरिटी है वो जब्त होगी और कब कब नहीं होगी, तो इन्होंने सबसे पहली कैटेगरी, सबसे जो पहला पॉइंट इन लोगों ने जो मेंशन कर रखा है वो ये मेंशन कर रखा है कि अगर आपने जो भी सिक्योरिटी पे करी और आपको जो है वो यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुई, अलॉट होने के बाद में जो है वो आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद में जो सिक्योरिटी आपने पे करी है वो आपके आगे की फीस में एडजस्ट है वो हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बता रखा कि अगर आपकी जो सिक्योरिटी है, अगर आप एडमिशन मान लो नहीं लेते हैं और आपकी फीस में एडजस्ट नहीं हुई, तो जो है वो आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हैं वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर में आपका जो अमाउंट है वो वापस आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट राउंड 1 में सीट अलॉट होती है, अगर उसको ज्वाइन करे या ना करे, फिर भी वो आगे के राउंड्स में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके कोई भी सिक्योरिटी है वो जब्त नहीं होगी। चौथे रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल लगता है मुझे, तो ये पूरी काउंसलिंग का, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, उसका जवाब इन्होंने दे रखा है कि राउंड 1 में अगर आपने मान लो पार्टिसिपेट किया, आपको है वो सपोज कोई कॉलेज में मिल गया, आपने रिपोर्टिंग भी कर दी और आपने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया और राउंड 2 के लिए आपने जो अपग्रेडेशन कर दिया कि मेरे को अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट करने का मन है, और राउंड 2 में आपने जो है वो उस जो कॉलेज मिली उसके अलावा कुछ सीट्स हैं वो फिल कर दी चॉइस फिलिंग में, बट उनमें से आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई और अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बेटर तो सीट मेरे को कहीं और ही मिल जाएगी, मैं नहीं लेना चाहता इस सीट को, तो आप राउंड 2 का रिजल्ट आने के 2 दिन बाद में 2 दिन तक आप है वो वापस जाके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस लेके आ सकते हैं। उस केस में जो है वो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। इसमें इन लोगों का ये कहना है कि 2 दिन के अंदर में आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वापस ले आइए तो हम आपकी सिक्योरिटी उसको जब्त नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद में अगर आप लेट हो गए तो फिर आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक सिंपली लॉजिक ये रहता है कि आपने राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई थी उसमें आपने ज्वाइन करके पार्टिसिपेट तो कर लिया था, बट आपको उम्मीद थी कि इससे बेटर कॉलेज मिलनी चाहिए, तो बाकी लोगों को राउंड 1 में मिली हुई सीट छोड़ने पे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा था, तो हम आपको अगर राउंड 2 में वही सीट रह जाती है, आपकी चेंज नहीं होती, तो हम आपको भी 2 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप 2 दिन के अंदर में अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले आइए, तो आपका पैसा वो हम फॉरफिट नहीं करेंगे। 5वें पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट को फ्रेश सीट अलॉट होती है राउंड 2 में और अगर वो सीट को ज्वाइन नहीं करता है तो उसका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, बट अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने का उसका मन है तो दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के साथ में उसको फ्रेश अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ये 5वें पॉइंट में बोल रखा है इन्होंने। 6ठे पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि अगर कैंडिडेट को राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, उसने ज्वाइन कर ली और राउंड 2 के रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक उसने मान लो कोई एक्शन है वो नहीं लिया, तो वो ये समझा जाएगा कि उसने जो है वो सीट को एक्सेप्ट कर लिया और वो रिजाइन भी नहीं दे पाएगा। रिजाइन नहीं देने का मतलब उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने राउंड 2 की सीट को एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप जो है वो रिजाइन किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये रूल इसी बार ही ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर तक ऐसा था कि आप जो है वो पैसा वापस ले लेते थे बट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था, बट इस बार इन लोगों ने मना कर दिया साफ साफ देने के लिए कि वंस यू ज्वाइंड अ सीट इन राउंड 2 देन यू विल नॉट बी एबल टू रिजाइन। 7th पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप राउंड 2 में कोई भी सीट आपको अलॉट होती है, आप ज्वाइन करते तो राउंड 3 के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8th पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट होती है और आप छोड़ देते हैं उसको, तो आपका जो सिक्योरिटी तो फॉरफिट होगा ही होगा, उसके साथ में स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 9th पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपने राउंड 3 के अंदर में एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप स्ट्रे के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 8th में इन्होंने बोला था कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और 9th में बोला कि अगर आपको सीट अलॉट हुई, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 10th पॉइंट में इन्होंने बोला कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी आपको सीट अलॉट हो गई और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1 साल तक आप जो इस स्टेट के काउंसलिंग से सस्पेंड रहेंगे, तो और सिक्योरिटी तो जो है वो आपकी फॉरफिट होगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वही चॉइसेस आपको फिल करनी है कि अगर आपको मिल गई
वो सीट तो आप है उसमें एडमिशन लेने के लिए चले जाएं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं कि आपने टाइम पास करने के लिए कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 11th पॉइंट में इन्होंने बोला कि अगर आपने हिस्ट्री वैकेंसी राउंड एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप भी फिर रिजाइन नहीं कर पाएंगे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं रहेंगे, आप सीट को छोड़ नहीं सकते। फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इन लोगों ने नोट लगा के दिया, उसको आप बड़े ध्यान से है वो थोड़ा समझना आप इस पॉइंट को। इसमें इन्होंने लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट एक टाइम पे 2 सीट्स ज्वाइन नहीं कर सकता, जो कि ऑब्वियस है, सही बात है। बट इस बार इन लोगों ने एक ये चेंज किया कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो ऑल इंडिया राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर में ज्वाइन कर चुका है या कोई और काउंसलिंग के थ्रू कहीं पे उसने एडमिशन ले लिया राउंड 2 या राउंड 3 में, तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे स्टेट राउंड 2, राउंड 3 और स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर में अगर आपने सीट को ज्वाइन कर लिया है तो आप स्टेट राउंड 2 या राउंड 3 या स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब ये मुझे नहीं पता है, पहली बार ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये लोग इसको ऐसे ही रखेंगे या इसके अंदर में कुछ चेंजेस लेके आएंगे। अगर कुछ ऐसे में चेंजेस आएंगे हम भी आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अभी के लिए इन्होंने ये बताया कि अगर आप ऑल इंडिया राउंड 2 या राउंड 3 में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप स्टेट के राउंड 2, अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया तो स्टेट के राउंड 2, राउंड 3 किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्वाइन करी है कॉलेज को, तो आप स्टेट 3 और स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर जो नीचे इन्होंने बात बताई है कि राउंड 1 में आपको जो है वो जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है वो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। जनरली इसमें ये रहता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्लस अपना 1 साल का जो ट्यूशन फ़ी होता है वो आपको डीडी के फॉर्म में सबमिट करना होता है उस कॉलेज के लाइक जो भी चेयरमैन हैं उनके नाम पे। तो ये इसके लिए एक सेपरेट फ़ी का इनका PDF आता है, उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वो जब भी वेबसाइट पे आए rajugneet2024.org पे, तो आप वहाँ पे जाके इसको विजिट कर लीजिएगा। सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं जो आपके काम की थी। फिर लास्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे ना तो कुछ इसके अंदर में लाइक एनेक्सर्स वगैरह हैं वो दे रखे हैं, ये परफॉर्माज वगैरह की कौन सी कंडीशन के अंदर में कौन सा परफॉर्मा है, कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपको बना के है वो लेके आना है। तो वो आप यहाँ पे डिटेलिंग के अंदर में जाके और आप आराम से वो देख लीजिएगा। और जिस भी आप परफॉर्मा के लिए एलिजिबल होते हैं वो आपको जो है वो बनवा के अब जब आप ऑनलाइन अपलोड करें या फिर लाइक आप जब ऑफलाइन रिपोर्टिंग के टाइम में जाएं तो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। सो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमारे राजस्थान का जो यूजी का नीट 2024 काउंसलिंग हो रहा है उससे रिलेटेड। कोई भी डाउट अगर इस जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसमें आता है तो आप कमेंट बॉक्स में है वो रिप्लाई करिएगा, मैं वहाँ पे जो है वो आपको उस डाउट का आंसर करूँगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं नीट यूजी 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।